दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से पार्लियामेंट में इस बार की तस्वीर दिखाई देने वाली है, इस बात की गारंटी है कि आपको लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत मिसाल यहाँ दिखाई देगी। लोकतंत्र की मिसाल मैं इसलिए कह सकती हूँ कि इस बार पार्लियामेंट में लगभग बराबर की टक्कर से पक्ष और विपक्ष बैठेंगे। जी, जहां पर इंडिया गठबंधन 237 है, तो एनडीए गठबंधन भी यहाँ पर 293 है। ज्यादा फर्क इसमें नहीं दिखाई देगा। जो गूंज है वो बराबर होगी, दोनों तरफ से होगी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। भाजपा नेता और 7 बार सदस्य रह चुके भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर विवाद उठा। उसका असर जो है लोकसभा पर साफ दिखाई देने वाला है। ना सिर्फ उनका लोकसभा पर असर दिखाई देगा, जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर का चयन होना है उसको लेकर के भी अच्छी खासी बहस आपको यहाँ दिखाई दे सकती है। तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं। 10 दिन और 8 बैठक यानी कि 24 जून से 18वें लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। उसके अलावा 26 जून को लोकसभा स्पीकर चुनाव होगा। 27 जून को यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। आपको बता दूं कि ये जो सत्र है वो 3 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें सामने आएंगी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। पीएम मोदी संसद में अपनी कैबिनेट सदस्यों को देंगे परिचय। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब राष्ट्रपति भवन में स्पीकर पद की शपथ लेंगे और 11 बजे सुबह लोकसभा पहुंचेंगे। इसके बाद 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। जी, 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के बाद पीएम मोदी अपना भाषण देंगे। सत्र के आखिरी 2 दिनों में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और उसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह के कितने बिल और तमाम तरह की चीजें जो हैं वो शुरू होंगी। लेकिन सबसे असल तस्वीर जो है वो आपको दिखाई देगी मॉनसून सत्र में, जब बिल का मामला जो आप सामने आएगा और उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार क्या क्या होगा ये ज्यादा जरूरी है। ये आपको बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा, पीएम नरेंद्र मोदी संसद में अपने कैबिनेट सदस्यों का परिचय देंगे, यानी कि अपनी सरकार का इंट्रोडक्शन देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर के जो तस्वीर है यहाँ पर वो ये बता रही है कि किस तरह से आगे अब सदन चलने वाला है, उसकी पूरी जो जिसे कहते हैं तस्वीर आपको अब दिख जाएगी। जो आने वाले सत्र में होगा उसका पहले ही आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। ये सत्र नरेंद्र मोदी के लिए ये जो सदन शुरू हो रहा है इस बार का, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किलें लेकर आने वाला है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर अगर ये सोचते हैं कि पिछले 10 साल की तरह वो उनके तेवर, उनके शब्द, उनके अंदाज चलने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। और उनसे भी ज्यादा अमित शाह के पूरे बॉडी लैंग्वेज में आप बदलाव देख सकते हैं। उस तरह के तमाम और जो मंत्री हैं इनके, उन सब के बदलाव भी दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार उनके पास वो नंबर नहीं है, वो गणित नहीं है, जो कि ये इनके लिए एक अलग तरह की तस्वीर पैदा कर रहा था पिछले 10 सालों से। 10 सालों की जो परिस्थिति सामने रही उसको देखें उसके आधार पर, तो इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है सरकार में, उनके साथ नीतीश कुमार है, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू है, यानी टीडीपी के सांसद वहां मौजूद होंगे, नीतीश कुमार के सांसद वहां मौजूद होंगे, उनके मंत्री वहां पर मौजूद होंगे। ये तमाम तरह की तस्वीरें आपको वहां से दिखाई देंगी। ना सिर्फ इतना,
बल्कि अब आप विपक्ष की तरफ आ जाइए, जो कि 237 सीटों के साथ वहाँ मौजूद होगा। तो उसमें भी आपको लगभग 100 के आसपास की जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, जो कि 101 तक पहुँच चुकी है, वो है कांग्रेस के खुद के सांसद। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, तो 37 सांसदों के साथ बड़े दमखम के साथ, वो भी धमक के साथ लोकसभा में मौजूद होंगे। अपने तमाम सांसदों के साथ मौजूद होंगे क्योंकि वो अपनी करहल सीट से विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने दिल्ली में रहना अपना फैसला लिया है। यानी कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले वो संसद से उत्तर प्रदेश की आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई देंगे, सरकार को घेरते दिखाई देंगे। आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की भी तस्वीरें देखी हैं जिसमें कई बार दिखाई दिया है कि कैसे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कई बार सवाल जवाब की तू-तू मैं देखी गई है। इस तरह से उन्होंने सरकार को कई बार घेरा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए पर्सनल कमेंट करने वाली ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐसी परिस्थितियां अब यहाँ पर अगर आप संसद की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं जब नरेंद्र मोदी को घेरते हुए सपा के कई सांसद दिखाई देने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें आप टीएमसी की महुआ मोहित को अ, आखिरी जो सेशन था संसद का, उस दौरान संसद के से बाहर कर दिया गया था। अपनी लड़ाई लड़ी थी वो और लड़ाई लड़ने के बाद में अब चुनावी लड़ाई लड़ने के बाद में जीत कर वो वापस संसद में जा रही हैं। यानी कि महुआ मोइत्रा एक बड़े हौसले के साथ संसद में दाखिल होंगी और इसके अलावा भी तमाम जो और सांसद उनके जीत कर आ रहे हैं टीएमसी से, वो भी क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के 24 घंटे पहले ये बोल चुकी हैं कि सरकार तो एक दिन में गिर जाती है। तेजस्वी यादव इस तरह की बात कह चुके हैं, अखिलेश यादव कह चुके हैं, राहुल गांधी कह चुके हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं कि वो इस बार की अपनी सरकार को ठीक से चला पाएँ। हालाँकि अभी तक उनके अलायंस की तरफ से कोई बहुत बगावती तेवर दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष कुछ अलग खेल भी कर सकता है। ना सिर्फ इतना है बल्कि न इस बार नरेंद्र मोदी खुद अपने घर में घिर गए हैं। लगातार आरएसएस के हमलों का सामना कर रहे हैं, जो कि किसी बड़ी मिसाइल से कम नहीं है। वो शायद बीजेपी में अंतर्द्वंद को भी सामना कर लेते, लेकिन आरएसएस का खुल करके इस तरह से उन पर हमला करना अब उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियां पैदा कर चुका है। यहीं पर अगर आप बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में खुद ऐसे कई नेता हैं जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह से त्रस्त है। ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से बीजेपी अभी खुद बहुत काफी वक्त से घुट घुट कर चल रही है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, कहीं जा नहीं सकते थे, बीजेपी छोड़ नहीं सकते थे। तो वो तमाम नेता क्योंकि वो सत्ता में भी थे, तो वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर फैसले को अपना हुक्म मानकर चलते रहे। लेकिन अब ये परिस्थितियां और ज्यादा आगे नहीं चलने वाली है क्योंकि जो कल तक शेर था वो आज कमजोर हो चुका है। ऐसी राजनीति में परिस्थितियां होती हैं, बदलाव आते हैं। इस तरह के वक्त के साथ में किसी के गणित कम होते हैं, किसी के मजबूत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां अक्सर पहले भी देखी गई हैं। अब इसी तरह का सामना कुछ नरेंद्र मोदी इस बार करने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस चीज का सामना इस बार करने वाले हैं वो परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। वो मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके नंबर बहुत अच्छे खासे थे। 283 के नंबर को लेकर के वो सदन में पहुंचे थे। उसके बाद 303 के नंबर लेकर वो सदन में पहुंचे थे। इस बार वो 240 तक टिक कर रह गए हैं। यानी कि इस बार उनके नंबर बहुत ज्यादा कम हैं। पहले के मुकाबले सरकार तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार तक कितने टिक पाएंगे, इसमें एक बड़ा सवाल है। स्पीकर पद को लेकर के जैसे ये बराबर का गणित अब टक्कर देने वाला है, इसमें भी काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एनडीए का गणित जहां पर 293 है तो वहीं पर इंडिया का गणित यहाँ पर 237 है। 237 नंबर 293 के लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब स्पीकर का चयन होगा उसे देखना होगा, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों में आप उठाते हैं, 10 साल में तस्वीरें सामने, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बीजेपी अपने तमाम बिल जो है वो स्पीकर के कॉन्फिडेंस के साथ में पास कराती चली गई, क्योंकि जो स्पीकर का चयन उस वक्त था वो कुछ इस तरह का था जैसे कि किसी को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए ड्यूटी करने जैसे तौर पर स्पीकर अपने काम करते आए। संविधान के मुताबिक जो स्पीकर की जिम्मेदारियां बनती हैं वो कई जगह पर पूरी तस्वीर नहीं कर पा रही थी। वो कहीं न कहीं स्थितियों को खराब कर रही थी। वो संविधान के मुताबिक खूबसूरत नहीं दिखाई दे रही थी।
पक्षपाती रवैया इस कदर दिखाई दिया कि बिल पास कराने पर भी उसका असर दिखाई दिया। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस बार वो परिस्थितियाँ नहीं होंगी। और इस वक़्त जो स्थितियाँ सामने हैं, अगर हम बात करें बीजेपी के ही पिछले स्पीकर की, तो जब उनको हटाया गया और मतलब जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया और इनको लाया गया, ओम बिड़ला को लाया गया, फिर उसके बाद उनको चुनाव की टिकट तक नहीं दी गई, तो तमाम तरह की बातें सामने आई। खुद उन्होंने जिस तरह से कहा सरकार के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि वो वरिष्ठ बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही हैं। इस तरह की परिस्थितियों को सामने देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार लोकसभा का स्पीकर अगर बीजेपी अपने मन मुताबिक नहीं बना पाई, तो उनके लिए आने वाले वक्त में और ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कही जा सकती है, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष और पक्ष दोनों के ही मुताबिक अगर स्पीकर का चयन हुआ, तो ये स्पीकर कौन हो सकता है, इस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। काफ़ी मुश्किल होगा इस तरह के एक व्यक्ति को आज की तारीख में निकाल कर लेकर आ पाना, जो कि इस तरह से सोच समझ करके, पूरी परिस्थिति को भाँप कर और निष्पक्षता के साथ अपनी तस्वीर पेश करे। क्योंकि इस बार आपको बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाई देने वाली है। जहाँ सदन में आपको निष्पक्षता दिखाई देने वाली है, वहीं निष्पक्ष स्पीकर भी आपको दिखाई देने वाला है, अगर विपक्ष ने इसे स्वीकार अपने मतलब परिस्थितियों को देखकर किया तो। वहीं पर आपको मीडिया की भी निष्पक्षता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर के इस बार के चुनाव का परिणाम, जैसे कि चुनाव का जिस दिन परिणाम आए थे, उसी दिन मैंने कहा था कि ये जनता की जीत यहाँ पर है। अक्सर नेता ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन ये एक पत्रकार के शब्दों द्वारा अगर मैं बताऊँ, तो जनता की जीत इसलिए क्योंकि सदन में बराबर की टक्कर जब भी होगी, उसमें हमेशा लोगों का फ़ायदा होगा, जनता का, जो कि वोट करने के लिए आती है। लेकिन जब एक तरफ किसी को पूरा मैंडेट मिल जाता है, तो उसमें आम जन का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सवाल-जवाब की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हमारे संविधान में संसद की जो पूरी परिपाटी बनाई गई है, वो कुछ उसी आधार पर बनाई गई है, जिसमें जब टक्कर की तस्वीर सामने होगी, तब लोगों को इसका असल फ़ायदा मिलेगा।